स्त्री तो मुझे ढोंग लगता था, सलाह मुझे झूठ मालूम होती थी। सब्र, बुज़दिली और मीठी बातें करना, बनना, संवरना, श्रृंगार करना और भड़कीले कपड़े पहनना भी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने दोष छिपाकर धोखा दे रही हूँ। दोस्तों नमस्कार। तरक्की पसंद तहरीक का कारवां श्रृंखला में आज पेश है इस्मत चुगताई पर एक संक्षिप्त वार्ता। इस वार्ता को लिखा है लेखक पत्रकार जाहिद खान ने। इस वार्ता में आपको इस्मत चुगताई के जीवन के बारे में, साहित्य के बारे में और उनके बारे में जो कलाकार हैं उनकी राय क्या है, जो उनके दो साथी हैं उनकी राय क्या है, हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। हम ये भी प्रयास करेंगे कि आपको इस्मत आपा की आवाज़ भी सुनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इस कारवां में शामिल रहेंगे। तो पेश है। समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में इस्मत चुगताई का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वे जितने हिंदुस्तान में मशहूर हैं उतनी ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी। उनके चाहने वाले यहाँ भी हैं और वहाँ भी। आज भी उर्दू और हिंदी दोनों ही ज़बानों में उनके पाए की कोई दूसरी कथाकार नहीं मिलती। इस्मत चुगताई ने उस दौर में स्त्री पुरुष समानता और इन दोनों के बीच गैर बराबरी पर बात की, जब इन सब बातों पर सोचना और लिखना भी मुश्किल था। अपने ही घर में मजहब, मर्यादा, झूठी इज्जत के नाम पर गुलाम बना ली गई औरत की आज़ादी पर उन्होंने सख्ती से कलम चलाई। उसके अधिकारों के हिफाजत में अपनी आवाज़ बुलंद की। वह सचमुच में एक स्त्रीवादी लेखिका थी। अपने समूचे साहित्य में उन्होंने निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम तबके की औरतों की समस्याओं, उनके सुख दुख, उम्मीद नाउम्मीद को बड़े ही बेबाकी से अपनी आवाज़ दी। भारतीय समाज में सदियों से दबी कुचली और रूढ़ सामाजिक बंधनों से जकड़ी महिलाओं के दर्द को न सिर्फ उन्होंने संजीदगी से समझा, बल्कि उसे अपने अदब के मार्फत लोगों के बीच भी ले गईं। उन्होंने उन मसलों पर भी कलम चलाई जिन्हें दीगर साहित्यकार छूने से भी डरते और कतराते थे। इस्मत चुगताई के लेखन में धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकता का हमेशा जोर रहा। अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता, सामंती प्रवृत्तियों, वर्ग भेद और जात भेद का उन्होंने जमकर विरोध किया। इस्मत चुगताई का दौर वह दौर था जब उर्दू अदब में सादत हसन मंटो, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे जोरदार लेखक अपनी लेखनी से हंगामा बरपाए हुए थे। इन सब के बीच अपनी जगह बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इस्मत चुगताई ने न सिर्फ इस चुनौती को मंजूर किया बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। उनकी सोच अपने समय से काफी आगे की थी। यही वजह है कि उनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय जब यह लिखा गया था। वो शुरुआत से ही प्रगतिशील साहित्य आंदोलन से जुड़ी रहीं। प्रगतिशील लेखक संघ का जब पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ तो उन्होंने उसमें भी शिरकत की थी। अलबत्ता उस वक्त इस्मत चुगताई संगठन से जुड़ी नहीं थी। बाद में जब वह मुंबई पहुंची तो तरक्की पसंद अदीबों की बैठकों में हिस्सा लेने लगीं। ये बैठकें अमूमन ख्वाजा अहमद अब्बास एवं उनके फ्लैट और सिल्वर फिश रेस्तरां में होती थीं। तरक्की पसंद अदीबों की संगत का इस्मत चुगताई पर क्या असर हुआ, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। लिखते हैं, मैंने लेखन का कोई खास मकसद नहीं रखा था, लेकिन तरक्की पसंद आंदोलन की अभिव्यक्ति में उद्देश्य सामने आ गया जिसे मेरे ज़हन ने दिल से कबूल किया। कम्युनिस्ट पार्टी से मेरी निकटता ने मुझे वर्ग विभाजन और फिरका परस्ती की जानकारी दी और मैंने स्वीकार किया कि मेरी खुशी की दुश्मन मेरी दादी नहीं बल्कि व्यवस्था है। इस मुकाम पर मैंने साम्यवाद के बारे में पढ़ा और मैं आश्वस्त हुई कि मेरी और दुनिया के अमन और खुशी केवल समाजवाद के जरिए ही मुमकिन थी। ये यकीन अब तक नहीं डिगा है। प्रगतिशीलता और प्रगतिशील विचारों पर इस्मत चुगताई का यकीन अपनी जिंदगी के आखिर तक रहा।
अपने इसी लेख में वह लिखती हैं, इस ग्रह पर जब तक तरक्की की संभावना रहेगी, तरक्की पसंदियत जिंदा रहेगी। उस समय तक जब तक बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगलती रहेगी, तरक्की पसंदियत जिंदा रहेगी। प्रगतिशील आंदोलन के इब्तिदाई दौर में इस्मत चुगताई की कई कहानियाँ प्रगतिशील लेखक संघ के उर्दू मुखपत्र नया अदब में प्रमुखता से प्रकाशित हुईं। अपनी कहानियों और दीगर रचनाओं के जरिए उन्होंने जिस तरह से महिलाओं के सवालों को उठाया, इस अंदाज बयां को देखकर एक बारगी तो प्रगतिशील कथा आलोचक भी हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि वे इस पर क्या रद्द अमल दें। हिंदी उर्दू अदब की दुनिया में इस्मत आपा के नाम से मशहूर इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में हुआ था। उन्हें बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। किताबों से वे बेहद मुतासिर थीं। उन्होंने हर किताब से कुछ न कुछ सीखा। हिजाब इम्तियाज़ अली, मौलवी नज़ीर अहमद, अल्लामा राशिदुल खैरी, ब्रांडी सिस्टर्स से शुरू करके वे बर्नार्ड शॉ तक पहुंची। चार्ल्स डिकेंस को पढ़ा, डेविड कॉपरफील्ड को पढ़ा, ओवर ट्विस्ट, टोनो बंगे आज सभी पढ़ डाले। मगर उन्हें सबसे ज़्यादा मुतासिर रूसी अदीबों ने किया। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने दुनिया भर के प्रसिद्ध लेखक गोर्की, एमिल ज़ोला, गोगोल, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, मोपासा, बाल्जाक, सॉमरसेट मॉम और हेमिंग्वे वगैरह की रचनाएं खोज खोज करके पढ़ीं। खास तौर पर वे चेखव से काफ़ी प्रभावित थीं। जब वे किसी कहानी पर अटक जाती या वह कहानी जैसा वो चाह रही हैं नहीं बन पा रही होती, तो वे कहानी को छोड़कर चेखव की कहानियाँ पढ़ने लगती। जाहिर है कि इसके बाद उनकी कहानी अपनी राह पर आ जाती। लिखने में वे हमेशा पढ़ने का लुत्फ महसूस करती थीं। यही वजह है कि उनकी कहानियों में पाठकों को भी लुत्फ आता है। एक बार जो कोई उनकी कहानी उठाता है तो मजाल है कि वह अधूरी छूट जाए। जहाँ तक इस्मत चुगताई की कहानियों की भाषा का सवाल है, तो वे अपनी कहानियों में अरबी फारसी के कठिन लफ्ज़ों के इस्तेमाल से बचती थीं। घरों में बोली जाने वाली ज़बान उनकी कहानियों की भाषा है। जिसमें उर्दू ज़बान भी है तो दीगर बोलियां और हिंदी भी है। उनके सारे अदब को उठाकर यह देखा जाए तो उसमें ठेठ मुहावरेदार और गंगा जमनी ज़बान ही मिलेगी। उनकी भाषा को हिंदी उर्दू की हदों में कैद नहीं किया जा सकता। उनका भाषा प्रवाह शानदार है, फिर वह किरदारों की ज़बान हो या फिर नरेशन की भाषा। अपनी रचनाओं में वे कई जगह व्यंग्य करने और चुटकी लेने से भी बाज नहीं आती। व्यंग्य करने और चुटकी लेने का उनका अंदाज कुछ कुछ मंटो की तरह का है। अफसाना निगार कृष्णचंद्र इस्मत के कहानी संग्रह चोटें की आमुख में लिखते हैं, अपनी दिशा को छिपाने में, पढ़ने वाले को हैरत और बेचैनी में गुम कर देने में और फिर यकायक आखिर में उस बेचैनी और हैरत को सुखद आश्चर्य में बदलने की कारीगरी में इस्मत और मंटो एक दूसरे के बहुत करीब हैं और इस कला में उर्दू के बहुत कम अफसाना निगार उनके प्रतिद्वंदी हैं। बयान में अल्फाज को किफ़ायत के साथ इस्तेमाल करना इस्मत चुगताई की नुमायाँ खासियत रही है। उनके किसी भी अफसाने को उठाकर देख लीजिए, वे जिन अल्फाज को इस्तेमाल करती हैं पूरी तरह से सोच समझ कर करती हैं। मैंने 39 में पहली दफ़ा 39 में हाँ एक ड्रामा लिखा, ड्रामा जिसे मैंने अपने स्कूल में, मैं उस जमाने में हेड मिस्ट्रेस थी एक स्कूल की, वहाँ स्टेज भी किया था अपनी बच्चियों के साथ। उर्दू के बेमिसाल अफसाना निगार सादत हसन मंटो और इस्मत चुगताई के बीच का रिश्ता बड़ा अजीब था। वे एक दूसरे को पसंद भी करते थे तो वक्त आने पर एक दूसरे की खिंचाई करने से भी बाज नहीं आते थे। इस्मत चुगताई के बारे में मंटो ने एक लंबा खाका भी लिखा है। इस व्यक्ति चित्र में उन्होंने इस्मत चुगताई के पूरे किरदार और उनके कृतित्व को बड़े ही ईमानदारी
और मनोरंजक तरीके से बयां किया है। इस्मत की बाहरी शख्सियत पर मंटो लिखते हैं, इस्मत के शक्ल और सूरत दिल फरेब तो नहीं, लेकिन दिल में बसने वाली ज़रूर है। उससे पहली मुलाकात के नक्श अभी तक मेरे दिल और दिमाग में महफूज हैं। बहुत ही सादा लिबास में थी, छोटी गन्नी की सफ़ेद धोती, सफ़ेद ज़मीन में काली खड़ी लकीरों वाला चुस्त ब्लाउज, हाथ में छोटा पर्स, पाँव में बगैर एड़ी का ब्राउन चप्पल, छोटी छोटी मगर तेज खोजी आंखों पर मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक, छोटे मगर घुंघराले बाल, टेढ़ी मांग, जरा सा मुस्कुराने पर गालों में गड्ढे पड़ जाते थे। वहीं उनकी कहानी कला पर वह आगे लिखते हैं कि पर्दे के उस पार की तफसीलात बयान करने में इस्मत को कुशलता हासिल है। इस्मत को समाज से नहीं, शख्सियतों से दिलचस्पी है। शख्सियतों से नहीं बल्कि एक लिहाज से कहें तो लोगों से है। इस्मत के पास जिस्म के साथ मनोरंजन का एक ही जरिया है और वह है छेड़छाड़। इस्मत के अफसानों की कोई दिशा ही नहीं। इस्मत की गैर मामूली शक्तियाँ पर्यवेक्षण हैरत में तल्लीन कर देती हैं। इस्मत अश्लील लेखिका हैं। हल्का हल्का हास्य और व्यंग्य इस्मत के स्टाइल की विशिष्ट खूबियां हैं। इस्मत तलवार की धार पर चलती है। इस्मत चुगताई किस तरह से अपना लेखन करती थी, इसके बारे में भी मंटो ने लिखा है। लिखते हैं, इस्मत पर लिखने के दौरे पड़ते हैं, ना लिखे तो महीनों गुजर जाते हैं, पर जब दौरा पड़े तो सैकड़ों सफ़े उसके कलम के नीचे से निकल जाते हैं। खाने पीने नहाने धोने का कोई होश नहीं रहता, बस हर वक्त चारपाई पर कोहनियों के बल पर औंधी अपनी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट से बेपरवाह होकर कागज़ों पर अपने विचार स्थानांतरित करती रहती है। टेढ़ी लकीर जैसा बहुत लंबा नावल मेरा ख्याल है इस्मत ने 7-8 बैठकों में ख़त्म किया था। इसमें चुगताई के एक और समकालीन कृष्णचंद्र इस्मत के बयान की रफ्तार के मुतालिक लिखते हैं, अफसानों के अध्ययन से एक और बात जो जहन में आती है वो है घुड़दौड़, यानी रफ्तार, हरकत, कभी धीमी कभी तेज चाल। न सिर्फ अफसाना दौड़ता हुआ मालूम होता है, बल्कि जुमले, इशारे और आवाज़ें और किरदार और जज्बात और एहसासात सभी एक तूफ़ानी रफ्तार के साथ चलते और आगे बढ़ते नज़र आते हैं। लेकिन इन सब बातों से इतर इस्मत चुगताई खुद अपनी लेखन कला के बारे में कहती थीं, लिखते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे पढ़ने वाले मेरे सामने बैठे हैं, उनसे बातें कर रही हूँ और वो सुन रहे हैं। कुछ मेरे हम ख्याल हैं, कुछ आलोचक हैं, कुछ मुस्करा रहे हैं, कुछ गुस्सा हो रहे हैं, कुछ का वाकई जी जल रहा है। अब भी मैं लिखती हूँ तो यही एहसास छाया रहता है कि बातें कर रही हूँ। इसमें चुगताई हद दर्जे की बातों नहीं थी। सच बात तो ये है कि कहानी कहने का हुनर उन्होंने लोगों की बातों से ही सीखा था। वे हर शख्स से बात कर सकती थीं और महज 5 मिनट में उसकी ज़िंदगी का बहुत कुछ जान लेती थीं। वे जब अलीगढ़ में थीं तो उनके घर एक धोबी आता था। वे इससे घंटों गप्पे मारा करती। उस धोबी से उन्होंने न सिर्फ बहुत सारे किस्से कहानी सुने, बल्कि निम्न वर्ग का तबका किस तरह की ज़बान बोलता है वह भी सीखी। जाहिर है कि ज़िंदगी के यही तजुर्बात बाद में उनकी बहुत सी कहानियों में काम आए। इसमें चुगताई की कहानी उपन्यासों के ज़्यादातर किरदार उन्होंने अपने आसपास से ही उठाए हैं। कहानी बच्चू फूफी की अहम किरदार बच्चू फूफी, लिहाब कहानी की बेगम जान और रब्बो को वे अच्छी तरह से जानती थीं। यही वजह है कि ये किरदार इतने प्रभावी और जानदार बन पड़े हैं। कहानी दोस्ती भी उनके बड़े भाई अजीम चुगताई के ऊपर है। परंपरावादियों ने इस कहानी की बड़ी आलोचना की, लेकिन ये कहानी अपने प्यारे भाई को याद करने का
उनका अपना एक अलग तरीका था। दोज़खी की तारीफ में मंटो लिखते हैं, दोज़खी इस्मत की मोहब्बत का निहायत ही लतीफ़ और हसीन इशारा है। वो जन्नत जो उस मज़मून में आबाद है, उन्वान उसका इश्तहार नहीं देता। इस्मत की कहानियों में एक अजीब व गरीब ज़िद या इनकार आम बात है। ये ज़िद इसलिए भी दिखाई देती है क्योंकि उनके मिजाज में भी बला की ज़िद थी। वे जो बात ठान लेती उसे पूरा करके ही दम लेती थी। इस्मत चुगताई तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ी रहीं। एक और बड़ी अफसाना निगार रशीद जहां से बचपन से ही वह बहुत ज़्यादा प्रभावित थीं। किशोरावस्था में ही उन्होंने चोरी छिपे कहानी संग्रह अंगारे, जिसमें रशीद जहां की भी कहानी थी, पढ़ ली थी। कृष्णचंद्र को पढ़ा था, मंटो को पढ़ा था। अच्छा। मैंने सज्जाद जहीर को पढ़ा था, रशीद जहां को पढ़ा था। ये अंगारे में? अंगारे पढ़े थे। अच्छा। अंगारों से मैं बहुत मुतासिर तो हुई अंगारे थी। का इम्पैक्ट रहा? इम्पैक्ट रहा। अलीगढ़ में उनकी पढ़ाई के दौरान जब अंगारे का विरोध हुआ तो वे तमाम तरक्की पसंदों के साथ इस किताब के हक में खड़ी हो गईं। उन्होंने किताब के हक में एक बड़ा मजमून जो बेहद जज्बाती था लिखा और उसे अलीगढ़ गजट में छपने के लिए भेज दिया। मजमून छपा और पसंद भी किया गया। इस्मत आपा अपनी आत्मकथा कागजी है पैरहन में वे खुद इस बात को तस्लीम करती हैं। लिखती हैं, रशीद जहां ने मुझे कमसिनी में ही बहुत मुतासिर किया था। मैंने उनसे साफगोई और खुददारी सीखने की कोशिश की। रशीद जहां ने ही चुगताई के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, लिखने में उनका मार्गदर्शन किया और ऐसी कई महत्वपूर्ण किताबों से उनका तारुफ कराया जिन्हें एक लेखक को पढ़ना बेहद ज़रूरी था। इसमें चुगताई के बड़े भाई अजीम चुगताई भी एक अच्छे अफसाना निगार थे। उन्होंने कहानी बयां करने का हुनर उनसे भी बहुत कुछ सीखा। अपनी आत्मकथा में वो इसके बारे में लिखते हैं, उनसे मैंने सीखा कि अगर कुछ कहना है तो कहानियों किस्सों में लपेट कर कहो, कम गालियाँ मिलेंगी, ज़्यादा लोग पढ़ेंगे और मुतासिर होंगे। कहानियाँ लिखने से पहले मैंने कई मज़ामीन लिखे जो छपे भी, मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी। 2-4 कहानियाँ लिखी थीं कि ले दे शुरू हो गई। जैसे टेलीफोन पर आप जो चाहे कह दीजिए, कोई थप्पड़ नहीं मार सकता, वैसे ही कहानियों में कुछ भी लिख मारिए, कोई हाथ आपके गले तक नहीं पहुँचेगा। अलबत्ता ये बात अलग है कि बाद में वह अजीम भाई की कहानियों की आलोचक हो गई। उनकी कहानियों के बारे में चुगताई का कहना था कि उनमें उनकी ज़िंदगी की पीड़ा का कोई अंश न था, यानी ये बेबाकी इस्मत आपा में देखने को मिलती है। कहानियों की मेरी तारीफ के बाद इस्मत चुगताई ने आलेख लिखना छोड़ दिया और पूरी तरह से कहानी के मैदान में डट गईं, या यूं कहें आ गईं। उन्होंने अपनी पहली कहानी बचपन शीर्षक से लिखी और उसे पत्रिका तहजीब निस्बा में छपने के लिए भेज दिया। कुछ दिन के बाद कहानी वापस आ गई और साथ ही तहजीब निस्बा के एडिटर मुमताज़ अली का डांट फटकार भरा खत भी, जिसमें उन्होंने इस कहानी में किरत के मजाक उड़ाने पर चुगताई की निंदा की थी और उनकी इस हरकत को अधार्मिकता एवं गुनाह बतलाया था। बहरहाल बाद में जब इस्मत चुगताई की कहानियाँ सब जगह छपने और तारीफ बटोरने लगी तो ये कहानी साकी पत्रिका में छपी और पाठकों द्वारा बहुत पसंद भी की गई। इसमें चुगताई का पहला ड्रामा फसादी और शुरुआती अफसाने नीरा, लिहाफ, गेंदा वगैरह साकी मैगजीन में ही अहमियत से शाया हुए हैं। लिहाफ वो कहानी है जिसने इस्मत चुगताई को एक साथ शोहरत दी तो बदनामी भी। बदनाम वो तो लिहाफ की वजह से, बस उसी से, और क्या था। और उसी ने इतनी शोहरत दिला दी। महिलाओं के बीच समलैंगिकता के बोल्ड मुद्दे पर लिखी गई ये एक हंगामेदार कहानी थी। उस दौर की मशहूर पत्रिका अदब लतीफ़ में शाया हुई। उसी वक्त इस्मत चुगताई का एक अफसाने का मजमुआ आ रहा था तो ये कहानी किताब में भी छप गई। परंपरावादी मुस्लिम समाज इस कहानी को पढ़कर भड़क उठा। कुछ अदीबों, आलोचकों और समाज के तथाकथित शरीफ लोगों ने
बरतानिया हुकूमत की तवज्जो इस कहानी की तरफ कराई और सरकार से मांग की। कहानी नैतिकता के खिलाफ है, लिहाजा सरकार इस कहानी को जब्त कर ले। बहरहाल कहानी के खिलाफ अखबारों मैगजीनों में मजमून निकले और अदबी और गैर अदबी महफिलों में इस पर गर्मा गर्म बहसें हुई। इस अफसाने की मुखालफत में पत्रिका के एडिटर और खुद उनके पास इतने खत आए कि एक वक्त तो वे और उनके पति शाहिद लतीफ़ परेशान हो गए। कागजी है पैरहन में वे खुद इन खतों के बारे में लिखती हैं। इन खतों का लहजा इतना भयानक था कि पहले तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने सहम कर अपने कलम की लगाम खींची और अपनी समझ में तो मैंने उसके बाद ढील नहीं छोड़ी। लेकिन बुरा हो उस माहौल का जहां मैंने परवरिश पाई। धड़ल्ले से बात करने की आदत नहीं छूटी और लोग झल्ला कर गालियों पर उतारू हो जाते हैं, तो उनसे मुझे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती। बहुत सी मारपीट नोच खसोट के बाद फिर मिल बैठने की आदत रही। कभी चुटकी लेने में मज़ा आता है। अगर कोई पलट कर पत्थर दे मारे तो उससे नफरत नहीं पैदा होती। अपने अफसानों में अश्लीलता दर्शाने के इल्ज़ाम में मंटो और इस्मत चुगताई दोनों पर अदालत में मुकदमे चले। यहाँ तक कि उन दोनों की गिरफ्तारियां भी हुई। लाहौर की अदालत में जब उनके मामले की सुनवाई होती थी तो इन दोनों को देखने के लिए कॉलेजों के स्टूडेंट्स टोलियां बांध बांध कर आते थे। बहरहाल ये मुकदमा अदालत में नहीं टिक सका। मंटो और इस्मत चुगताई इस मुकदमे से बाइज्जत बरी हो गए। मुकदमे से फुर्सत होने के बाद जज साहब ने उन्हें कोर्ट के पीछे के एक कमरे में तलब किया। उनसे जो बातचीत हुई वह दिलचस्प बातचीत उनकी आत्मकथा कागजी है पैरहन में दर्ज है। मैंने आपकी अक्सर कहानियां पढ़ी हैं और वो अश्लील नहीं और न लिहाफ अश्लील है, मगर मंटो के लेखन में बड़ी गंदगी भरी होती है। इस्मत आपा धीमी आवाज में कहती हैं, दुनिया में भी गंदगी भरी है, तो क्या ज़रूरी है कि उसे उछाला जाए? उछालने से वह नज़र आ जाती है और सफाई की तरफ ध्यान जा सकता है। इस्मत आपा के इस बात पर जज साहब हंस दिए। कहानी लिहाफ के बारे में खुद इस्मत चुगताई क्या सोचती थीं, पाठकों के लिए जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा। जब इस कहानी के बारे में उर्दू के एक अदीब एम असलम, जो कई किताबों के लेखक थे, से उनकी बहस हुई तो चुगताई ने उन्हें यह कहकर लाजवाब कर दिया, मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि लिहाफ वाले मौजू पर लिखना गुनाह है। न मैंने किसी किताब में पढ़ा कि इस मर्ज या लत के बारे में नहीं लिखना चाहिए। शायद मेरा दिमाग अब्दुल रहमान चुगताई का ब्रश नहीं, एक सस्ता सा कैमरा है, जो कुछ देखता है खट से बटन दब जाता है और मेरा कलम मेरे हाथ में बेबस होता है। मेरा दिमाग उसे बरगला देता है। दिमाग और कलम के किस्से में दखलंदाज नहीं हो पाती। कहानी लिहाफ के बाद इस्मत चुगताई ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। पत्रिकाओं में उनकी कहानियों की मांग बढ़ने लगी। पाठक उनकी कहानियों का इंतजार करते। जब जब भी उनकी कहानियों पर ऐतराज उठते, कहानियों की मांग और बढ़ जाती। लिहाफ के प्रकाशन के बाद उनके आलोचकों ने तो उन्हें अश्लील राइटर का तमगा दे दिया। उनके बारे में ये बातें फैलाई जाने लगीं कि वे स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंधों और यौन मनोविज्ञान पर ही लिखती हैं। लेकिन इस्मत चुगताई ने इन आलोचनाओं की कोई परवाह न की। उन्होंने वही लिखा जो अपने समाज में देखा। सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत इस्मत चुगताई के अंदर थी। वह अश्लील लेख का नहीं, यथार्थवादी लेख का थी। इस्मत चुगताई ने अपने उपन्यासों और कहानियों में जो भी लिखा वो पाठकों द्वारा खूब पसंद किया गया, सराहा गया। बंधी बंधाई रिवायतों को तोड़ने की हिम्मत इस्मत आपा के अंदर थी। जाहिर है कि जब यह रिवायत टूटी तो परंपरावादियों ने इस पर ऐतराज़ भी किए। उनकी मुखालफत हुई और उन्हें अश्लील लेखिकाओं के सफ में खड़ा कर दिया गया। उनकी कहानियों पर विवाद हुए, लेकिन इस्मत पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं हुआ।
वो पहले की तरह औरत मर्द के जिस्मानी जज्बों, समलैंगिक रिश्तों पर भी उसी लबो लहजे के साथ लिखती रही। इसमें चुगताई के अफसानों पर मंटो लिखते हैं। भूल भुलैया, तिल, लिहाफ और गेंदा जैसे नाजुक और मुलायम अफसाने कभी नजर न आते। ये अफसाने औरत की मुख्तलिफ अदाएं हैं, साफ, पारदर्शी, हर किस्म की औपचारिकता से पवित्र। ये अदाएं व इश्क व भूल भुलैया नहीं जिनके तीर बनाकर मर्दों के दिल और कलेजे छलनी किए जाते हैं। जिस्म की भोंडी हरकतों से इन अदाओं का कोई ताल्लुक नहीं। इन आत्मिक इशारों का उद्देश्य मनुष्य की अंतरात्मा है, जिसके साथ वह हैरत ही की अनजानी, अनबूझी मगर मखमली स्वभाव लिए गले लग जाता है। कहानी लिहाफ के अलावा इसमें चुगताई ने और भी कई अच्छी कहानियां लिखी, जिनकी उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी की लिहाफ की। कहानी चौथी का जोड़ा और मुगल बच्चा उनकी बेमिसाल कहानियां हैं। पेश खिदमत है कच्चे धागे। आज गांधी जयंती है। शहर में कितनी चहल पहल है। ले चलेंगे गांधी जी के दर्शन के लिए। तो हम गए 10 लड़कियां। तो जब वो दस्तखत कर रहे थे तो मैंने उनका एक उंगली ऐसे ली किताब की, उंगली उनके हाथ से छूट जाए। इन कहानियों को पढ़कर लगता है कि इसमें चुगताई क्यों अजीम अफसाना निगार हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपने एक आलेख चौथी का जोड़ा में एक आलोचनात्मक जांच पड़ताल करते हैं और चौथी का जोड़ा कहानी की तारीफ करते हुए इसे उर्दू ज़बान की बेहतरीन कहानियों में शुमार करते हैं। इस आलेख में वह लिखते हैं, इसमें चुगताई जिन्हें हम सब इस्मत आपा कहते हैं, चाहे उनसे छोटे हों या उनसे बड़े हों, वो समाज के न सिर्फ खाल उतार लेती हैं बल्कि सर्दी के ज़माने में समाज के ऊपर से लिहाफ भी घसीट लेती हैं ताकि हम सबको अपने समाज के शक्ल सूरत नज़र आ सकें, उसकी नंगी असलियत बेनकाब हो जाए। ये हिम्मत कम अदीबों में होती है। वही इस हिम्मत का इस्तेमाल करते हैं जिनकी समाजी चेतना जगी हुई होती है, जो असली और नकली किरदारों में तमीज़ कर सकते हैं कौन नकाब पहने हुए है, कौन अपने बदसूरत चेहरे को रेशमी रुमाल से छुपाए हुए है और कौन सा बदनसीब अपने जख्मों के ऊपर पट्टियां लपेटे हुए है, कौन अपने समाजी नासूरों की सड़ांत को छुपाने के लिए इत्र और सेंट का इस्तेमाल करता है। इसलिए कुछ कहानियां समाज के अंदर की गहराई में जाकर मनोवैज्ञानिक, समाजी और आर्थिक उलझनों को व्यक्त करती हैं। ऐसी एक कहानी इस्मत आपा ने आज से कोई 15-20 वर्ष पहले लिखी थी, मगर इतनी खूबसूरत और मजबूत थी ये कहानी कि आज तक मैं उसके असर से आज़ाद नहीं हो सका। अगर मुझसे पूछा जाए कि उर्दू ज़बान में कौन सी बेहतरीन कहानियाँ हैं, तो मैं बिला झिझक चौथी का जोड़ा का चयन उन कहानियों में करूँगा। लिहाफ कहानी अगरचे हमारे समाजी और मानसिक कमजोरियों को दिलेरी से बेनकाब करती है, मगर किरदार निगारी में इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी चौथी का जोड़ा में है। इसमें चुगताई की कई कहानियों पर वामपंथी विचारधारा का असर है। उस दौर के तमाम रचनाकारों की तरह वे भी अपनी कहानियों के जरिए समाजवाद का पैगाम देती हैं। कच्चे धागे, दो हाथ और अजनबी उनकी ऐसी ही कहानियां हैं। इसमें चुगताई इंसान के बीच समानता की घोर पक्षधर थी। औरत और मर्द के बीच में भी असमानता देखकर वो हमलावर हो जाती थी। लिखती हैं, समानता का भाव अमीर गरीब के मामले में ही नहीं, औरत और मर्द के मुकाबले में तो और भी ज़्यादा है। मेरे वालिद तो रोशन ख्याल थे, उसूलन भी लड़कों से लड़कियों के अधिकारों का ज़्यादा ख्याल रखते थे, मगर वही बात थी जैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लड़का लड़की बराबर। चंद नारे थे जिनकी लीप पोत निहायत ज़रूरी समझी जाती थी। इसमें चुगताई औरतों में पर्दे के रिवाज को भी गलत मानती थी। औरतों पर समाजी मजहबी बंदिशों की उन्होंने हमेशा मुखालफत की। पर्दे के बारे में उनका ख्याल था, इतनी बात तो है कि पर्दा हटता है
तो कुछ छिछोरे किस्म के जज्बात जो सिर्फ तसव्वुर के बल पर परवान चढ़ते हैं और बड़ी जहनी उलझनों का कारण होते हैं, कुछ बल्कि बहुत कुछ सुलझ जाते हैं। हकीकत ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। एक दूसरे को विपरीत लिंगी ही नहीं, आम इंसान की हैसियत से समझते हैं। अंधे प्रेम प्रसंगों की संभावना कम हो जाती है। जिंदगी अपेक्षाकृत स्थायी बुनियादों के सहारे बनती संवरती है। इस्मत चुगताई अपनी किशोरावस्था से ही आज़ाद ख्याल थीं। किसी भी खांचे में कैद रहना उन्होंने सीखा नहीं था। लड़का लड़की में जेंडर के आधार पर भेदभाव को वे गलत मानती थीं। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई जगह लैंगिक असमानता और महिलाओं के शोषण पर खुलकर लिखा है। स्त्री तो मुझे ढोंग लगता था, सलाह मुझे झूठ मालूम होती थी, सब्र, बुज़दिली और मीठी बातें करना। मैंने हाथ घुमाकर कभी नाक नहीं पकड़ी। यहाँ तक कि बनना, संवरना, श्रृंगार करना और भड़कीले कपड़े पहनना भी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने दोष छिपाकर धोखा दे रही हूँ। इस्मत चुगताई ने अपनी कहानियों में औरत की आर्थिक गुलामी और मजबूरी पर हमेशा कलम चलाई। आर्थिक तौर पर वे औरत को मजबूत होते देखना चाहती थी। इस बारे में उनका सोचना था, एक लड़की अगर अपने वारिसों का सिर इसलिए मानती है कि आर्थिक तौर पर मजबूर है, फर्माबरदार नहीं, धोखेबाज जरूर हो सकती है। एक बीवी शौहर से सिर्फ इसलिए चिपकी रहती है कि रोटी कपड़ा का सहारा है, तो वह तवाइफ से कम मजबूर नहीं। ऐसी मजबूर औरत की कोख से मजबूर और गुलाम मानसिकता के इंसान ही जन्म ले सकेंगे। हमेशा दूसरी तरक्की याफ्ता कौमों के रहमो करम पर संतोष करेंगे। जब तक हमारे मुल्क की औरत मजबूर, लाचार, जुल्म सहती रहेगी, हम आर्थिक और सियासी मैदान में हीन भावना का शिकार बने रहेंगे। इसमें चुगताई के कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें प्रमुख हैं चोटें, छुई मुई, एक बात, कलियां, एक रात, दो हाथ, दोज़खी, शैतान आदि। वहीं साल 1941 में प्रकाशित जिद्दी उनका पहला उपन्यास था। टेढ़ी लकीर, एक कतरा एक खून, दिल के दुनिया, मासूमा, बहरूप नगर, सैदाई, जंगली कबूतर, अजीब आदमी, बांदी उनके दीगर उपन्यास हैं। कागजी है पैरहन कहने को इसमें चुगताई की आत्मकथा है, लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो इस किताब में जगह जगह स्त्री विमर्श के नुक्ते बिखरे पड़े हैं। अपनी बातों और विचारों से वे कई जगह पितृसत्तात्मक मुस्लिम समाज की बखिया उधेड़ती हैं। किताब का हर एक अध्याय एक मुकम्मल अफसाना है। मसलन उन ब्याहताओं के नाम अध्याय में उन्होंने लिहाब कहानी पर लाहौर में चले मुकदमे और उसके बारे में तफसील से बात की है। अलीगढ़ अध्याय में उन्होंने कहानी संग्रह अंगारे के प्रसंग का जिक्र किया है। उल्टे बांस बरेली अध्याय में इसमें चुगताई ने बरेली के दिनों का यादनामा है, जिसमें उन्होंने इस दौरान बिताई अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद, तजुर्बात और सोच के बेशुमार खाके खींचे हैं। वहीं नन्हे मुन्ने अध्याय में उन्होंने अपने भाइयों की शख्सियत का शानदार खाका खींचा है। हमारे यहाँ का ये दस्तूर है, हर बड़े को और छोटे को मारने का हक है, जब तक कि वो पलट के मारने ना लगे। मैं चीखती इस कदर थी, इतना हुल मचाती थी कि मारने वाला डर जाता था। इसमें चुगताई ने कई नाटक भी लिखे, लेकिन उन्हें वह शोहरत नहीं मिली जो उनकी कहानियों को हासिल है। इस्मत के ड्रामों पर मंटो लिखते हैं, इस्मत के ड्रामे कमज़ोर हैं, जगह जगह उनमें झोल है। इस्मत प्लाट को दृश्य में बांटती है तो नाप कर कैंची से नहीं कतरती। यूं ही दांतों से चीर फाड़ कर चीथड़े बना डालती है। इसमें चुगताई के पति शाहिद लतीफ़ अपने ज़माने के मशहूर फिल्म लेखक और निर्देशक थे। इस्मत भी फिल्मों से जुड़ी रहीं। उनकी कई कहानियों और उपन्यासों पर फिल्में बनी। मसलन देव आनंद की फिल्म जिद्दी
इसमें चुगताई के उपन्यास पर केंद्रित है। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों मसलन शिकायत, आरज़ू, बुज़दिल, फरेब, दरवाज़ा, शीशा, समाज, लाला रुख, बहारें फिर आएंगी और सोने की चिड़िया की पटकथा और संवाद भी लिखी। फिल्म जुनून और गर्म हवा में अभिनय भी किया। निर्देशक एम एस सत्यु की मशहूर फिल्म गर्म हवा इस्मत चुगताई की कहानी पर ही बनी थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानी का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। गर्म हवा कैसे बनी, इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। इसमें चुगताई की कहानी गर्म हवा पर फिल्म बनाने का आइडिया राजेंद्र सिंह बेदी का था। बेदी ने एक चादर मैली सी नाटक के रिहर्सल के दौरान निर्देशक एम एस सत्यु और उनकी पत्नी शमा जैदी से कहा, जो लोग बंटवारे के बाद पाकिस्तान नहीं गए, इस विषय पर फिल्म बनाओ, इस मौजू पर इस्मत से कहानी लिखवाओ और स्क्रिप्ट तुम तैयार करो। बहरहाल जब ये बात तय हो गई तो शमा जैदी कहानी लेने इस्मत आपा के घर पहुंची। शमा जैदी की बात सुनने के बाद इस्मत आपा ने कहा कि घर की सफ़ेदी के दौरान वो कहानी कहीं गुम हो गई, लेकिन आप निराश न हो, मैं फिर से कहानी लिख देती हूँ। बाद में वो कहानी भी मिल गई और नई कहानी भी उन्होंने लिख दी। इस तरह फिल्म गर्म हवा की कहानी दो कहानियों को मिलकर बनाई गई। गर्म हवा ने बॉक्स ऑफिस पर तो कोई कमाल नहीं दिखाया, लेकिन क्रिटिक द्वारा ये फिल्म खूब पसंद की गई। साल 1974 में फ्रांस के मशहूर कांस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पॉम के लिए इसका नॉमिनेशन हुआ। भारत की ओर से ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए इसे सर्वोत्तम फीचर फिल्म का नरगिस दत्त राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इसमें चुगताई को अपनी ज़िंदगी में कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें मिले प्रमुख सम्मान हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, गालिब अवार्ड, इकबाल सम्मान, मखदूम अवार्ड आदि। साल 1976 में भारत सरकार ने उन्हें अपने नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया, तो उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसमें चुगताई को वतन की गंगा जमुनी तहजीब से बेहद प्यार था। बाज़ लोगों में दूसरे धर्म को लेकर जो कट्टरता और असहिष्णुता होती है, वह उनमें बिल्कुल नहीं थी। इस्लाम के अलावा वे सभी धर्मों को पसंद करती थी। वतन की साझा संस्कृति में वे अपनी भी हिस्सेदारी की बात करती थीं। लिखती हैं, मैं मुसलमान हूँ। मूर्तियों को पूजना अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना है, जो इस्लाम के मुताबिक पाप है, मगर देवमाला मेरे वतन की विरासत है। इसमें सदियों का कल्चर और फ़लसफ़ा समोया हुआ है। ईमान अलग है, वतन की तहजीब अलग है, इसमें मेरा बराबर का हिस्सा है। जैसे उसकी मिट्टी, धूप और पानी में मेरा हिस्सा है। मैं होली पर रंग खेलूं, दिवाली पर दिए जलाऊं, तो क्या मेरा ईमान कम पायमान हो जाएगा? मेरा यकीन और चेतना क्या इतना बोधी है, इतनी अधूरी है कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगी? इस्मत चुगताई ने 24 अक्टूबर 1991 को इस दुनिया से विदाई ली। जाते जाते भी वे दुनिया के सामने एक मिसाल छोड़ गई। उनकी वसीयत के मुताबिक मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान गृह में उन्हें अग्नि को समर्पित किया गया। एक मुस्लिम औरत का मरने के बाद दफनाए जाने की बजाय हिंदू रीति रिवाजों से दाह संस्कार सचमुच उनका एक आश्चर्यजनक और साहसिक फैसला था। इसमें चुगताई के इस फैसले से उनके कुछ तरक्की पसंद साथी नाराज भी हुए, लेकिन चुगताई अलग मिट्टी की बनी हुई थी। न तो वह अपने जीते जी कभी लीक पर चली और न ही मरने के बाद। इसमें चुगताई के शानदार शख्सियत के बारे में मंटू ने क्या खूब कहा है। इस्मत पर बहुत कुछ कहा गया है और कहा जाता रहेगा। कोई उसे पसंद करेगा, कोई नापसंद, लेकिन लोगों की पसंदगी और नापसंदगी से ज़्यादा अहम चीज़ इस्मत की रचनात्मक ताकत है। बुरी भली, नग्न
छुपी हुई जैसी भी है कायम रहनी चाहिए। अदब का कोई निश्चित भूगोल नहीं, उसे नक्शों और खाकों की कैद से जहाँ तक मुमकिन हो बचाना चाहिए। फैज़ साहब इस्मत आपा की अफसाना निगारी पर लिखते हैं, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ इस्मत चुगताई की रचनाओं में 2-3 जरूरी बातें हैं। पहली ये कि इनमें एक यौनिकता की कशिश है, जिसे हम अंग्रेज़ी में सेक्स अपील कहते हैं। ये मैं व्यंग या बुराई से नहीं, महज बयानिया तौर पर कह रहा हूँ। इस कशिश की वजह पता करने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं। अव्वल तो इस्मत साहिबा की ज़बान ही है। मेरे ख्याल में इस्मत चुगताई की खूबसूरत ज़बान का बड़ा राज यही है कि उन्होंने एक ख़ास तबके की लड़कियों का विशिष्ट मुहावरा बड़े सलीके से रचनाओं में समाहित कर लिया है। दोस्तों, इस वार्ता को तैयार करने में जिन किताबों और पत्रिकाओं से उद्धरण लिए हैं उन्हें भी हमें जानना चाहिए। इस्मत आपा की आत्मकथा कागजी है पैरहन, साद हसन मंटो के दस्तावेज खंड 5, कुलियात ख्वाजा अहमद अब्बास का वॉल्यूम नंबर 8, तरक्की पसंद तहरीक और मैं, इस्मत चुगताई पर केंद्रित नया पद का विशेषांक, इस्मत चुगताई के अफसाने उद्भावना पत्रिका का जो अंक है, हम इन सभी के प्रति शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, ये वार्ता अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस्मत आपा के बारे में अपने दोस्तों से साझा करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप चाहें तो हमें सहयोग भी कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन करके आप हमारे इस कारवां में शरीक हो सकते हैं। शुक्रिया।